अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाहिद कमल। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। मैंने अपने QSO के लेक्चर्स इस पे स्टार्ट किए थे अपलोड करना। 4 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से काफ़ी 1 साल का तकरीबन गैप आ गया। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे तौफीक दें तो मैं QSO के लेक्चर्स को भी कंप्लीट करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ़िलहाल आज के लिए इस वक्त जो आप लोग स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं, इसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे मुझे सुनने वालों ने मुझे कहा कि मैम, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोसिक्यूशन की सीट्स के लिए ऐड हुआ है सिलेबस में। इंग्लिश का पेपर आज, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रोसिक्यूशन का इंग्लिश का पेपर हो चुका है, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। जो लोग पास होंगे वो लोग लॉ के रिमेनिंग पेपर्स देंगे। तो जो लॉ के रिमेनिंग पेपर्स हैं उनमें एक सब्जेक्ट द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 भी है। और इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर लेक्चर करते हैं और उसके बाद अल्लाह पाक जैसे जैसे तौफीक देंगे मैं QSO के लेक्चर्स को भी रिज्यूम करूँगी और उसको भी मैं अपलोड करूँगी। अब ये सामने आपके खुला हुआ है जनाब द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। एक्ट नंबर है इसका 2 ऑफ 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और इसको आप देखें तो हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, पास्ट by the legislature and received the assent of the Governor General on the 11th March 1947। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको लेके चलते हैं। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं, फिर मैं इसका इंडेक्स एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मेरी रूटीन है, मैं इंडेक्स एक्सप्लेन करती हूँ, याद करवाती हूँ, फिर जो मेरे स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास में होते हैं एकेडमी में, ऑनलाइन क्लास में, उनसे मैं वो सुन लेती हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इंडेक्स याद हो जाता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते होते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ सुनने वाला वैसा सीन नहीं बन सकता कि आप लोग मुझे सुना भी दें रिप्लाई में। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंडेक्स को इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि वो इंडेक्स आप लोगों को याद हो जाए। छोटा सा एक्ट है ये और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देखते हैं कि 11 मार्च 1947 को इस पर असेंट हुई है और असेंट रिसीव हुई बाय द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एन एक्ट फॉर द more effective prevention of bribery and corruption, whereas it is expedient to make effective provision for the prevention of bribery and corruption, it is hereby enacted as follows। यहाँ से आपका आगे सेक्शन 1 ऑनवर्ड चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के हवाले से। इसके इंडेक्स में आप देखें तो टोटल 7 सेक्शंस हैं। यहाँ पे इस वक्त जो मुझे ऑनलाइन बुक पड़ी हुई मिली उसमें इंडेक्स नहीं बना हुआ था, लेकिन ये 7 सेक्शंस में ये इसको स्क्रॉल करती जाऊँगी स्क्रीन को और आपको बताती जाऊँगी। और उनमें बहुत ईजी और आसान ऐसे है कि आप देखें हमारे पाकिस्तान के लॉ जितने भी हैं उनकी 99% जो किताबें हैं उनका पहला और दूसरा सेक्शन यही होता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, और दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन या फिर डेफिनेशन के नाम से होता है। तो यूँ समझें कि टोटल 7 सेक्शंस में से 2 आपको ऑलरेडी याद हैं, बाकी बच गए 5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस पे मेहनत करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो मज़ीद एक और तरीका भी है उसको आसान करने का, आपको बताती हूँ। लाइक इसका जो सेक्शन 6 है वो रिपील्ड है, तो और कम हो गए। ठीक है, अब 3 सेक्शंस आपको याद हो गए, फिंगर टिप्स पे ले आए इसको। लाइक पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, दूसरा इंटरप्रिटेशन, और एक सेक्शन 6 जो है वो रिपील हो गया। ठीक है, 3 सेक्शंस अब आपके फिंगर टिप्स में हैं। अब आगे हम चलते हैं। सेक्शन 2 है इसका, इंटरप्रिटेशन का हो गया। उसके बाद जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 161 एंड 165 ऑफ PPC टू बी कॉग्निजेबल। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 161 एंड 165 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड टू बी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अभी इतनी लंबी स्टेटमेंट याद करने के बजाय अब ज़ाहिर है आप एक्ट का नाम जहन में रखें कि ये एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। और जब आप PPC में देखते हैं तो सेक्शन 161 एंड 165 डायरेक्ट डील करते हैं विद द पब्लिक सर्वेंट जिन्होंने कोई ऐसी करप्शन की हो अदर देन रिम्यूनरेशन, उनकी जो लीगल रिम्यूनरेशन है, जो उनकी लीगल सैलरी है, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे सैलरी की फॉर्म में या रिम्यूनरेशन की फॉर्म में या पे की फॉर्म में मिलने होते हैं। उसके अलावा अगर कोई कुछ ब्राइब ले लेता है या फिर किसी ऑफ़र को कबूल कर लेता है किसी की तरफ से आई हुई, ज़ाहिर है वो ऑफ़र कोई ऐसी होती है जो कि लीगल नहीं होती, तो हमें पता है कि उनके साथ डील करते हैं सेक्शन 161 एंड 165 ऑफ PPC। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करें, रिवर्स जाएं। सेक्शन 1 क्या था?
शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन हो गया, सेक्शन 3 हो गया 161 एंड 165 पीपीसी। सिर्फ याद रख लें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे अंडर दिस एक्ट, ठीक है, आसान है याद करना। 161 165 ऑफ पीपीसी कॉग्निजेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है, शॉर्ट करके याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम में 25 मार्क्स की MCQs आने हैं, ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में वो आपसे पूछ लेते हैं कि सेक्शन 3 किस बात के साथ डील करता है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ याद होगी वो आपको फ़ौरन दिमाग में क्लिक करेगी कि अच्छा इन 2 सेक्शंस के साथ डील करता है। और सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये बताता है कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब सेक्शन 4 पे आ जाए। सेक्शन 4 में जो हम शॉर्ट बात याद करेंगे उसको हम लिखेंगे, याद करेंगे प्रिजम्पशन के हवाले से, ठीक है। अब पूरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन। वही वाली बात आ गई, देखें जो मैंने आपको सेक्शन 3 के साथ एक्सप्लेन की। पीपीसी के जो सेक्शंस हैं 161 और 165 और एक दो और सेक्शंस भी इसके अंदर हैं जो इन्हीं चीज़ों के साथ डील करते हैं कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी लीगल रिम्यूनरेशन से हटकर कोई और चीज़ ले ली, उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। प्रिजम्पशन हमेशा कोर्ट का राइट होता है। तो 4 में आपने शॉर्ट वर्ड क्या याद रखना है, प्रिजम्पशन याद रखना है। अब रिवर्स जाएं, सेक्शन 4 तक हम आते हैं। सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के साथ, 1 और 2 तो आपको वैसे याद है ना, 2 डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ। अच्छा, जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 डील करता है कि सेक्शन बताता है कि 161 एंड 165 जो हैं वो कॉग्निजेबल होंगे। और जब कॉग्निजेबल की बात आई तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कॉग्निजेंस तो ले ली, अब उसके बारे में कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी, ठीक है। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, सेक्शन 4 इसके साथ डील करता है। सेक्शन 5 के 3-4 हिस्से हैं। और देखिए जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा काम करता है जो कि आपने 161, 165, 165A उन चीज़ों में देखा और फिर आपने सेक्शन 4 में देखा कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है, और इसके बाद ये सब क्या है, ये सब बेसिकली गलत बातें हैं, ये एक मिसकंडक्ट है। और बेसिकली कौन सा मिसकंडक्ट है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। अब यहाँ ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट बेसिकली सेक्शन 5 है, यहाँ 5 का डिजिट मिसिंग है यहाँ पर। तो सेक्शन 5 डील करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के साथ, जो कौन कर रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है और अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन कोई भी चीज़ लेता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा होता है। और आप देखते हैं जो जब एंटी करप्शन वाले जब कोई कार्रवाई किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो सेक्शन 5 क्रिमिनल मिसकंडक्ट का सेक्शन भी उन्होंने लगाया हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो सेक्शन 5 डील कर रहा है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के साथ। दोबारा रिवर्स जाए, याद हो जाएगा आपको। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, साथ साथ पढ़े मेरे किताब को देखे बगैर। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 3 ऑफेंसेस अंडर 161, 165 कॉग्निजेबल। 4 में उसने प्रिजम्पशन का बता दिया, 5 में बता दिया कि सारा कुछ जो है हम जो आपको बता रहे हैं, जो सेक्शन 4 में, 3 में और 4 में हमने आपको बताया, ये सब बेसिकली क्रिमिनल मिसकंडक्ट है बाय दैट पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 हिस्से और हैं, 5A है, 5B और 5C। इन तीनों को याद करना भी बहुत आसान है, अभी देखें आपको फ़ौरन याद हो जाएंगे। 5A बेसिकली डील करता है जब उन्होंने बता दिया कि ये ऑफेंसेस थे, 3 में बता दिया, 4 में उसकी प्रिजम्पशन बता दी, 5 में बता दिया कि सारा कुछ क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाता है। अब ज़ाहिर है जब ये चीज़ें डिसाइड हो गई तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो सेक्शन 5A बेसिकली डील करता है इसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ कि इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कौन सा ऑफिसर करेगा, ठीक है। तरतीब है ना लॉ की, जैसे तरतीब है, जैसे कोर्ट्स में प्रोसीजर की तरतीब होती है, इस लॉ की भी वही वाली तरतीब है और बड़ा आसान है उस तरतीब के साथ याद करना। 3 में उसने बताया 161, 165 कॉग्निजेबल, 4 में बताया सब कुछ के बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, 5 में बताया कि सब क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, 5A में बताता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, 5B में फिर ये बताता है कि एसेट्स की डिक्लेरेशन ज़रूरी है। और अगर कोई अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं करता, ज़ाहिर है एक कॉमन मैन, एक आम प्रूडेंस का आदमी भी ये सोच सकता है कि इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, इसके पिक्यूनरी रिसोर्सेज इस पब्लिक सर्वेंट के इतने हैं, लेकिन जब आप इसकी गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, इसका लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास का लग रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि हर पब्लिक सर्वेंट अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन करे। बी से बताएं, याद रख लें आप, ठीक है। बी फॉर बताना, ठीक है। याद रखने के लिए इस तरह के आप शॉर्ट हिंट्स याद रखेंगे ना अपने जहन में, तो आपको हर किस्म का लॉ, आपने जो 20-25 किताबें याद करनी होती हैं वो सब आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ए में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, बी में डिक्लेयर करें, बताएं, बी से बताएं, एसेट्स की डिटेल बताएं कि कितने एसेट्स हैं, क्या है आपके पास और क्यों है, ठीक है।
इसके बाद जब सी की हम बात करते हैं तो सी कहता है कि possession of property disproportionate to नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या है कि उसने जो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है वो उसके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच नहीं करती। ठीक है, सिंपल बात। 5C में कहता है कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नॉन सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच नहीं करती। नॉन कौन से होते हैं, जैसे उसने पहले बताया था ना 5B में कि भाई आप अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन करें। अब जब एसेट्स आप किसी को बता देते हैं गवर्नमेंट को कि मेरे पास इतनी गाड़ी, इतना घर, इतना बड़ा बंगला, ये 2 प्लॉट, फलां चीज़ें मौजूद हैं, इतना सोना है, आप हर चीज़ डिक्लेरेशन होती है। जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको पता है कि एसेट्स की डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है ज्वाइनिंग से पहले, तो सब बताया हुआ। लेकिन 5C में जाके पता चला कि ये तो जितने सोर्सेज इन्होंने बताए हुए हैं ये तो मैच ही नहीं करते बिल्कुल इनके नॉन सोर्सेज के साथ। तो ये क्या हुआ, ये ऑफेंस हो गया जो कि कॉग्निजेबल होगा अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। ठीक है, दोबारा से अब 5C तक हम रिवर्स जाके दोबारा आते हैं। ठीक है, देखें आप, सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। 2 आपको बताएगा इसकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में। जब हम 3 पे आ जाते हैं तो 3 बताता है कि ऑफेंसेस अंडर 161 एंड 165 जो है वो कॉग्निजेबल होंगे। 4 ने प्रिजम्पशन का बता दिया। 5 ने बता दिया कि भाई आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, और क्रिमिनल मिसकंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, 5A बता देता है। 5B बताता है कि बताएं अपने डिक्लेयर्स को, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, बताएं। ठीक है, अच्छा 5C ने फिर बताया कि भाई हमने देखा सी प्रोनाउंसिएशन है ना, सी देखना भी होता है, वो हम SEE देखते हैं, तो सी देखना यानी कि हमें ये पता चला, ये हमने जब देखा पिछले सेक्शन में एसेट्स की डिक्लेरेशन में, तो हमें पता चला, हमने देखा कि ये जो सोर्सेज हैं इसके इनकम के, उनसे जो उसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पोजेशन में है, वो डिसप्रोपोर्शनेट करती है, वो उसके साथ मैच नहीं करती। ठीक है, 6 मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, हमने 1 और 2 के साथ याद कर लिया था कि ये सेक्शन जो है वो रिपील हुआ है। ठीक, अब सेक्शन 7 कहता है एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। अच्छा, ये कब बात आती है, ये तब बात आती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप देखते हैं कि एक जब भी 161 या 165 PPC के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल हमने देखा। ठीक है, कॉग्निजेबल थे अंडर सेक्शन 3। अच्छा, जब उसमें कोई एक्यूज पर्सन खुद कह दे कि मैंने एज ए विटनेस भी आना है, तो सेक्शन 7 उसके बारे में कहता है कि ठीक है, एक्यूज़ को हम एज कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये एक फैसिलिटी होती है जो किसी एक्यूज़ को दी जाती है। आप देखें, जब नैब लॉ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस थी, वहाँ प्ली बारगेन था और टाइप की चीज़ें थी वहाँ पे। ठीक है, जबकि ये वाला जो लॉ डील करता है, जब कुछ पर्टिकुलर टाइप के पब्लिक सर्वेंट के साथ डील करता है जो नैब में नहीं जाते, उनको यहाँ डील किया जाता है। जिनको नैब डील नहीं करता उनको यहाँ पे फिर करप्शन एक्ट के साथ डील किया जाता है, जो ख़ास तौर पे फॉल करते हैं 161 और 165 PPC वाले ऑफेंसेस के अंदर। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका इंडेक्स तैयार कर लिया है। ये मैंने आपको 1 लाइनर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस दे के बताया। अब सिर्फ 1 वर्ड हम इसको एक दफ़ा देखेंगे, ये आपका 90% काम तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम इसकी एक रीडिंग कर लेंगे, आपका लॉ बिल्कुल तैयार। ठीक है, 1 वर्ड देखते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, 2 इंटरप्रिटेशन, 3 161 165 PPC कॉग्निजेबल, 4 प्रिजम्पशन, 5 क्रिमिनल मिसकंडक्ट, 5A इन्वेस्टिगेशन, 5B डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, 5C डिसप्रोपोर्शनेट करते हैं नॉन सोर्सेज, 6 रिपील है, और 7 कहता है एक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। ठीक है, कितना आसान इंडेक्स है इसका, होपफुली आप सब लोगों को याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। इसके नेक्स्ट राउंड में हम एक रीडिंग करेंगे और आपका लॉ तैयार इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम रीडिंग करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। ठीक है, ईजी सी बात है, सिंपल सी, नाम ही आ गया उसमें उसका। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन में वो सबसे पहले बताता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी। इसको समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि किन के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, इसकी एप्लीकेशन किन के ऊपर है। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में रहने वाले क्या हर पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ मेंशन कर दिया कि सिर्फ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है। अब पाकिस्तान में वो वाले लोग भी तो होते हैं ना,
फॉरेनर्स आते हैं घूमने फिरने के लिए, एम्बेसडर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद तो हैं लेकिन वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि ये अप्लाई होता है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और उन पर्सनस के ऊपर, एंड के साथ उसने आगे बताया एंड पर्सनस इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी। इसका मतलब है दूसरा क्या हुआ, किन के ऊपर अप्लाई होता है? एक तो हो गए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, दूसरे कौन से लोग आ गए? जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और जिस वक्त वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो चाहे दुनिया में जहाँ भी रहते हों, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में रहते हों, अब सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं ना। तो दो किस्म के लोगों पर अप्लाई होता है ये लॉ, याद रखिएगा। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली प्रोसिक्यूशन के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एक उसने बताया किस पे अप्लाई होता है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा उसने बताया गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं और इस वक्त जहाँ पे भी मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, ये उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये इसने उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहले एप्लीकेशन बता दी, ठीक है। अब नंबर 2 पे आते हैं। 2 में बताता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्ट पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग बताएगा, और पब्लिक सर्वेंट आपको पता है हमेशा पाकिस्तान के किसी भी लॉ में लिखा हुआ वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है टुवर्ड्स PPC सेक्शन 21। वहाँ जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है वो कहता है भाई वही वाला पब्लिक सर्वेंट आप कंसीडर करें, हम बार बार आपको अलग अलग नहीं बताएंगे कौन सा पब्लिक सर्वेंट, तो वही वाला पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, देखिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट as defined in section 21 of the Pakistan Penal Code and includes an employee of an corporation or other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of the central government, ठीक है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है। तो सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट वाला, और उसने मज़ीद ऐड कर दिया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल या एडमिनिस्टर्ड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो ये लॉ उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब सेक्शन आ गया 3। अब देखिए कितना आसान था। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में 2 बातें और दोनों में मजीद 2 बातें उसने की हुई थी। एक 1 वर्ड रिवीजन कर लेते हैं इसकी। एक तो उसने बताया कि किन किन पर अप्लाई होगा, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट सर्विस में है चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं। और 2 में उसने बताया कि ये एक्ट अप्लाई होता है किन के अगेंस्ट, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो PPC 21 के अंदर फॉल करते हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो 2.1 में भी 2 बातें और 2.2 में भी 2 बातें उसने बता दी। MCQs के लिए अहम है ये बात। अब हम सेक्शन 3 को देखते हैं। सेक्शन 3 कहता है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 161 एंड 165 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड टू बी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। अब इसमें थोड़े से उसने और सेक्शन भी डिटेल भी बताया, ठीक है। An offence punishable under section 161, 162, 163, 164, 165 और 165A of Pakistan Penal Code शेल के साथ बता रहा है। देखिए यहाँ अब वो आपसे MCQs में मे लगा के पूछ सकता है ना कि ये मे सही है या शेल होना चाहिए, और नीचे आपको चॉइस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ उसने कहा है शेल, यानी कि पक्की बात, शेल आ जाए जहाँ पे पक्की बात हो गई, ठीक है। शेल बी डीम्ड to be cognizable offence for the purpose of the Code of Criminal Procedure 1898, notwithstanding anything to the contrary contained therein, ठीक है। सिंपल बात उसने बता दी। 161 से लेकर 165A तक के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल कह दिया जो पनिशेबल अंडर PPC होंगे, ठीक है। सेक्शन 4 कहता है प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लें। देखें, कोई भी ये 1 लाइनर वैसे इसकी समझने की बात है इसमें कि कोई सी भी बात, कोई सी भी पैसा, कोई सी भी फेवर, किसी भी तरह की चीज़, सर्विस कोई आप ले लेते हैं जो कि आपकी वो वाली सैलरी या रेम्यूनरेशन से हट के है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए फ़िक्स की हुई है, तो वो गलत है। और उसके बारे में कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करेगी अंडर सेक्शन 4 कि आपने एक गलत काम कर दिया है बीइंग पब्लिक सर्वेंट, और फिर आपने, यानी कि इससे अगला सेक्शन आपको बताएगा कि अब आप क्रिमिनल मिसकंडक्ट के मुलजिम बन गए हैं, ठीक है। 4 पढ़ते हैं हम। प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। और 4.1 आपको बताएगा कि वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 161 और सेक्शन 165 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड इट इज़ प्रूव्ड, यानी कि
एविडेंस वगैरह आ गई और अगला मरहला आ गया और प्रूव हो गया दैट एन एक्यूज पर्सन हैज़ एक्सेप्ट और ऑब्टेन्ड और हैज़ agreed to accept or attempted to obtain for himself or for any other person any gratification, ठीक है, उसने खुद अपने लिए ली या फिर अटेम्प्ट की लेने की या फिर मान गया, 3 कैटेगरीज, ले लिया या फिर सिर्फ मान गया कि हाँ दे दें मुझे कोई और चीज़ आप, या फिर उसने अटेम्प्ट की। देखिए इसमें अटेम्प्ट भी ऑफेंस है, वो आपसे एमसीक्यूज़ में ये बात भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा है तो क्या वो भी ऑफेंस होगा, तो उसके बारे में कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि येस, ठीक है। कुछ आप देखते हैं ना हमारे क्रिमिनल लॉ में कि कुछ ऑफेंसेस की अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस कंसीडर होती है, ठीक है। तो 4(1) में इसने ये बता दिया। 4(2) में आ जाए। 4(2) कहते हैं वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 165A ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड it is proved that any gratification other than legal remuneration or any valuable thing has been given or offered to be given or attempted to be given by an accused person, it shall be presumed unless the contrary is proved that he gave or offered to give or attempted to give that gratification or that valuable thing as the case may be as a motive or reward such as is mentioned in section 161 of the said act or as the case may be without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सिंपल बता रहा है कि अगर किसी ने जो ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 165A PPC होगा तो उसके बारे में भी उसने बता दिया कि वो सेम यही प्रिज्यूम किया जाएगा जैसा कि 4(1) में 161 और 165 के लिए प्रूफ किया गया था, 4(2) में 165A के लिए प्रिज्यूम किया जाएगा, ठीक है। नंबर 3 कहते हैं नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 and 2। अब ये 4(1) और 4(2) का हवाला देके बता रहे हैं द कोर्ट मे डिक्लाइन टू ड्रॉ द प्रिजम्पशन रेफर्ड टू इन आइदर of the said subsections if the gratification or thing of aforesaid is its opinion so trivial that no inference of corruption may fairly be drawn, ठीक है। अब इसको समझ लें। देखें 4(1) में उन्होंने बताया था 161 और 165 के लिए कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम कर लिया, और 4(2) में बताता है 165A PPC के लिए कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। लेकिन सब सेक्शन 3 में ये लॉ बता रहा है कि अगर वो इतनी ट्रिवियल नेचर का था, इतनी छोटी सी और इतनी छोटी सी बात थी जो उसने ले ली, कोई बेनिफिट ले लिया, तो उसके बारे में कोर्ट अपनी उस प्रिजम्पशन से डिक्लाइन भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन और उसने यहाँ पे दी थी 4(2) में। आप देखें जब भी कोर्ट प्रिज्यूम करती है तो प्रिजम्पशन अंडर आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 7 and 8 ऑफ QSO रिबटेबल हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कोर्ट ने जो प्रिज्यूम किया हो, मे प्रिज्यूम किया है तो ओपन है फोरम दोनों तरफ की पार्टीज़ के लिए कि आप उसके अगेंस्ट एविडेंस ले आएँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है, शेल प्रिज्यूम कर रही है, और जब हम शेल प्रिज्यूम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में फ़ौरन आर्टिकल जंप करना चाहिए, आर्टिकल 2 ऑफ QSO सब आर्टिकल 8 के कोर्ट ने शेल प्रिज्यूम किया, और शेल प्रिज्यूम के बाद कोर्ट अगर कोई रिबटल में उसके एविडेंस लेके आना चाहे तो कोर्ट कहती है ठीक है आप ले आएँ एविडेंस और प्रूफ कर दें कि मैंने गलत प्रिज्यूम किया है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी एविडेंस आ जाए तो शेल प्रिजम्पशन ख़त्म हो जाती है, और फिर ज़ाहिर है जो एक कोई ठोस किस्म की एविडेंस ले आता है अपने हक में तो कोर्ट फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट ज़ाहिर है बाइस तो नहीं होती है ना, प्रिजम्पशन लेने के बाद कोर्ट बाइस तो नहीं हो जाती किसी एक साइड पे, ठीक। नेक्स्ट देखें क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात करते हैं। अभी बताते हैं कि जिसने भी ऊपर वाले ऑफेंसेस किए जो हमने आपको अभी तक बताए हैं, वो इसका मतलब यह है कि आपने भाई बीइंग पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर दिया है, ठीक है। पढ़ते हैं सेक्शन 5 अ पब्लिक सर्वेंट इज सेट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट। ए कहता है इफ़ ही एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। अब देखें अपने लिए कुछ उसने लिया या किसी और के लिए कुछ ले लिया, ठीक है, ये एग्री हो गया। 3 बात याद रखिएगा, एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स, दोनों बातों में, ठीक है। ऑब्टेन कर लिया, एग्री हो गया, या अटेम्प्ट कर रहा है, तीनों सूरत में आ सकता है। वो पेपर में आपको PPSC वाले कोई छोटी सी प्रोपोजिशन भी इस पर बना के दे सकते हैं, तो उस प्रोपोजिशन में आपने ध्यान रखना है कि उसने ऑब्टेन कर लिया या वो एग्री हो गया या अटेम्प्ट कर रहा है अपने लिए या किसी और के लिए, तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो गया, ठीक है। इस लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ मैं 5A को। इफ़ ही एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन
any gratification other than legal remuneration as a motive or reward such as is mentioned in section 161 of Pakistan Penal Code। ठीक है, अब उसने 161 का रेफरेंस देके बता दिया कि उसने कोई चीज़ अदर देन हिज लीगल रिम्यूनरेशन ले ली है रिवॉर्ड के तौर पे या मोटिव के तौर पे, तो भाई काम ख़राब हो गया। ठीक है, इसका मतलब है उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर दिया। और आगे बताता है, या उसने क्या किया, बी में बताता है इफ़ ही एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स। फिर देखें तीनों बातें ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्ट कर लेता है, एग्री टू एक्सेप्ट हो जाता है, ये अटेम्प्ट कर लेता है, टू ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate for any person whom he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted by him or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate or from any person whom he knows to be interested in और रिलेटेड टू द पर्सन सो कंसर्न्ड। ठीक है, अब इसने ना थोड़ी सी बात को घुमा फिरा के लिखा है, इसको आसान अल्फाज में समझ लें। देखें 5A में उसने बताया था वो अपने लिए या किसी और के लिए एग्री कर रहा है, ले चुका है, एग्री कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 161, तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट हो गया। बी में वो बताता है कि वो अपने लिए ले चुका है, एक्सेप्ट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है, और किस लिए कर रहा है कि वो इनएडिक्वेट है, वो वाली चीज़ जो वो अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन ले रहा है, और फिर कुछ ऑफिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ले रहा है। ये कहता है मैं अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करूँगा और फिर ये काम करवा दूंगा, या मैं अपने बॉस से कह के ये काम करवा दूंगा, ठीक है, जिसका वो सबऑर्डिनेट है। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें सारी। सी में कहते हैं इफ़ ही डिसऑनेस्टली और फ्रेडुलेंटली मिस एप्रोप्रिएट्स और अदरवाइज कन्वर्ट्स फॉर हिज ऑन यूज़ एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम और अंडर हिज कंट्रोल एज ए पब्लिक सर्वेंट और अलाउज एनी पर्सन टू डू सो। अब देखें, आप देखें डिसऑनेस्टली, फ्रेडुलेंटली, हम पीपीसी में इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, जब आप पीपीसी की बात करते हैं सारे बेसिक ऑफेंसेस वहीं पे प्रोवाइडेड हैं क्रिमिनल लॉ के। ठीक है, और बुक्स पे भी हैं, लेकिन जब हम करप्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये वहीं पर प्रोवाइडेड है। डिसऑनेस्टली या फ्रेडुलेंटली वो किसी प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करके अपने लिए कन्वर्ट कर लेता है कि इसको मैं इस्तेमाल कर लूँ या इसको मैं किसी और के इस्तेमाल में दे दूँ। अब ज़ाहिर है वो उसकी है तो नहीं, इसलिए उसने डिसऑनेस्टली या फ्रेडुलेंटली का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, डिसऑनेस्टली या फ्रेडुलेंटली मिस एप्रोप्रिएट करके प्रॉपर्टी को, किसी और की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके खुद इस्तेमाल कर लेता है या किसी और को कह देता है कि इसको आप इस्तेमाल कर लें, मैं संभाल लूँगा। ठीक है, यही होता है ना, करप्शन लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो ये भी अंडर सेक्शन 5 क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाएगा उस पब्लिक सर्वेंट की तरफ से। अब सब सेक्शन डी कहता है इफ़ ही बाय करप्ट और इलीगल मीन्स or by otherwise abusing his position as public servant obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage। तो भाई ये भी हो गया क्रिमिनल मिसकंडक्ट। करप्शन के ज़रिए या इलीगल मीन्स के ज़रिए वो कोई चीज़ ले लेता है, और कैसे लेता है, अपनी पोजीशन का गलत यूज़ कर रहा है वो बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, देखें अपनी पोजीशन का मिस यूज़ उन्होंने ए या बी में नहीं बताया था, सी में नहीं बताया था, डी में आके वो क्या कह रहे हैं कि वो जिस भी पोजीशन पे बैठा हुआ है वो उस पोजीशन का मिस यूज़ करते हुए, करप्शन करते हुए या इलीगल मींस का इस्तेमाल करते हुए पिकेनरी एडवांटेज ले रहा है कोई। ठीक है, ई कहता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली। अब ये क्यों आया यहाँ पे, देखें आपके जहन में आएगा कि ये किस किस के ऊपर अप्लाई होता है। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कहाँ से नाम आ गया, जब हमने देखा था ना, आप वापस जाएँ, ई को यहीं पे होल्ड कर लें और वापस जाएँ। ये चीज़ें ऐसे याद रहती हैं। मकसद यहाँ सिर्फ एक सिंपल रीडिंग करना नहीं है, ये है आपको याद रखवाना, ताकि आपको जहन में हो कि अगर पेपर में कोई चीज़ घुमा फिरा के कोई प्रोपोजिशन दे देते हैं तो हमें पता हो। देखें इंटरप्रिटेशन क्लॉज का सबसे पहले लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पर्सनस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी। ठीक है, ये हो गया था कि गवर्नमेंट सर्विस में कोई है या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सबके ऊपर अप्लाई होगा। अब 2 की आखिरी लाइन देखें। ठीक है, 2 की आखिरी लाइन देखें, कहता है कंट्रोल्ड, यानी कि उसने पीपीसी का बता दिया था कि पब्लिक सर्वेंट पीपीसी वाले 21 वाले, और उसने मजीद बताया था अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है जो अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उसने इस बात को अब जहन में रखें और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के ई में आ जाएं। ठीक है, आ गई ना बात, देखें लिंक करते हैं आपस में। ई कहता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली इफ़ ही और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स
is in possession for which the public servant cannot reasonably account for pecuniary resources or of property disproportionate to his non sources of income। ठीक है, तो जनाब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी अप्लाई होगा और यही कहलाएगा कि अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर लिया है। एक्सप्लेनेशन में वो बताते हैं, in this clause, dependent in relation to a public servant means his wife, children and stepchildren, parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent on him। ठीक है, यानी कि वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है या अपने डिपेंडेंट्स को दे रहा है या अपने करीबी रिश्तेदारों को दे रहा है, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि डिपेंडेंट में कौन कौन से लोग शामिल हो जाएंगे, एक्सप्लेन कर दिया उसको। ठीक है, अब नंबर 2 देखें, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 5A में 5(1) में उसने बता दिया A, B, C, D और E करके अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन कि ये कौन कौन बंदा ये सब कुछ करेगा तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाएगा। अब 5(2) में क्या बताता है वो? अच्छा, 5(2) में बताता है एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट क्रिमिनल मिसकंडक्ट, 5(1) की सज़ा बता रहा है वो। ठीक है, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। अच्छा, सज़ाओं की जब भी बात हो और जब बीइंग स्टूडेंट हम बीइंग लॉ स्टूडेंट देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 7 ईयर्स के बाद और है, विद फाइन और है और उसके बाद विद बोथ उन्होंने लगा दिया। ठीक है, यानी कि एंड नहीं है, और के साथ बताया है, और इस और को आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि एंड 7 ईयर्स एंड है या 7 ईयर्स और है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, 3 क्या कहता है? अब प्रिजम्पशन है इसमें, अब अगेन आ जाएगी प्रिजम्पशन। अब एक प्रिजम्पशन आपने कहाँ पढ़ी है? आप पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 4 में। अब यहाँ देखें क्या प्रिजम्पशन है। यहाँ ही कहता है जनाब 5(3) सब 5 का 1 में आपने देखा कि ये ऑफेंस करेंगे ये लोग, तो फिर वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाएगा। और 5(2) में आपने उसकी सज़ा देख ली और अच्छा, सज़ा इसकी वैसे अब बढ़ गई है, यहाँ पे 7 ईयर्स लिखी हुई है। जब हम इसका अमेंडेड एक्ट देखते हैं तो वहाँ पे इन्होंने इसकी सज़ा कर दी हुई है 10 ईयर्स बट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। ठीक है, और वो यहाँ पे सिर्फ 7 ईयर्स लिखी हुई है, लेकिन ये चेंज हो गई है 10 ईयर्स बट नॉट लेस देन 7 ईयर्स कर लें इसको। ठीक है, नेक्स्ट 3 में देखें। 3 में वो बताते हैं प्रिजम्पशन है अबाउट क्रिमिनल मिसकंडक्ट के हवाले से। ठीक, और ये कैसे है? अब इसमें जो सिर्फ प्रिजम्पशन पे भी सज़ा दी जा सकती है, बेसिकली इसमें ये वाली बात की है उन्होंने। इसको पढ़ते हैं, इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 द फैक्ट दैट द एक्यूज पर्सन और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज़ इन पोजेशन for which the accused person cannot satisfactorily account of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income may be proved, and on such proof the court shall presume। अब आपने ये लाइन याद रखनी है, and on such proof the court shall presume। देखें, अब हम इसको यहाँ रुक जाते हैं और डिस्कस करते हैं। देखें, सेक्शन 4 में हमने प्रिजम्पशन देखी थी। ठीक, अच्छा, वो प्रिजम्पशन थी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ग्रेटिफिकेशन ले लेता है अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन तो उसका क्या क्या मतलब होगा। अब आपसे अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और वो पूछें कि जी इस एक्ट में, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रिजम्पशन कहाँ कहाँ प्रोवाइडेड है, तो आपको पता होना चाहिए पूरे एक्ट में से चुन चुन के आप उसको बताएं। देखें, यहाँ पे भी प्रिजम्पशन लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो सेक्शन 4 याद रखिएगा और दूसरी जगह याद रखिएगा 5(3). अभी क्या प्रिजम्पशन है? देखिए, एंड ऑन सच प्रूफ द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज़ प्रूव्ड। और ये लाइन मैंने आपको बताई QSO की तरफ डायरेक्ट लिंक करती है। QSO को आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 7 एंड 8 आप ले आए, इसके रिबटल में कोई चीज़ तो कॉन्ट्रेरी प्रूव कर दें तो कोर्ट की प्रिजम्पशन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, unless the contrary is proved that the accused person is guilty of criminal misconduct and his conviction therefore shall not be invalid by reason only that it based solely on such presumption। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ इसका बताने का मकसद ये है लॉ मेकर का, लॉ डिवेलपर का, कि अगर सिर्फ प्रिजम्पशन पे भी किसी को कन्विक्शन हो गई है तो वो इनवैलिड नहीं होगी। और इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें अपने पास MCQs के पर्पजेज़ के लिए। तो आपसे ये लाइन लिख के आपसे इनवैलिड वैलिड के नीचे ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि ये सिर्फ प्रिजम्पशन पे जो सज़ा दी जाएगी वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी। ठीक है, तो वो वैलिड होगी। ठीक है, ये नेगेटिव उसने दिया हुआ है ना, नॉट बी इनवैलिड, यानी कि वैलिड होगी। ठीक है, अब 4 पे आ जाए। 5(4) क्या कहता है? 5(4) कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एडिशन टू
and do not in derogation of any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceedings which might apart from this section be instituted against him. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें सिंपल बताता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इस एक्ट के अलावा भी कोई प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं ना, तो वो भी की जा सकती हैं। ठीक, अब इनकी ना अपनी कॉमन सेंस डिवेल्प किया करें हमेशा लॉ के साथ, और लॉ कॉमन सेंस के साथ ही वर्क करता है। अब अपने जहन में रखें, देखिए हम 403 CRPC पढ़ते हैं, हम सेक्शन 11 CPC पढ़ते हैं, हम देखते हैं डबल जेपार्डी का कंसेप्ट कि एक दफ़ा एक सूट डिसाइड हो गया तो दोबारा नहीं होगा अंडर सेक्शन 11 CPC। फिर हम देखते हैं 403 CRPC कहता है कि डबल जेपार्डी का कंसेप्ट वो देता है, 26A जनरल क्लॉजेज एक्ट कंसेप्ट देता है कि एक दफ़ा सज़ा हो गई तो दोबारा नहीं होगी उसी एक बात के लिए। लेकिन सेक्शन 5 का सबसेक्शन 4 बता रहा है कि ये एक्ट ये नहीं कहता कि अगर आपने कोई डेरोगेशन की थी बीइंग पब्लिक सर्वेंट और इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अलाउ कर रहा है, ठीक है, वो अलाउ करता है 5(4) में। अब 1 लाइनर एक दफ़ा इसको देख लें। 5 सेक्शन सबसे डिटेल से इसका ये वाला सेक्शन है। सेक्शन 5 मिसकंडक्ट के मुतालिक डील करता है, और मिसकंडक्ट में 5(1) में वो बताता है कि A, B, C, D और E वाले लोग अगर ये वाले काम करेंगे तो एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, सिंपल बात। 2 में बताता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो ये वाले काम करेगा उसको सज़ा मिल सकती है जो 7 से 10 ईयर्स तक हो सकती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद 3 में बताता है कि कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी, और अगर इस प्रिजम्पशन पर कोई सज़ा हो गई तो वो इनवैलिड नहीं होगी। 4 में बताता है कि अगर कोई कार्रवाई इस एक्ट के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हुई है तो कोई और इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट होनी है तो वो भी हो सकती हैं, वो गलत नहीं होंगी। ठीक है, अब 5A पे आ जाएं। 5A सेक्शन कहता है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा इसकी। ठीक है, अब ये मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होना चाहिए। सिंपल बात अपनी ये जहन में रखें। अब हम इसको पढ़ते हैं। 5 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 नो ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस punishable under any of the sections of the Pakistan Penal Code mentioned in Section 3। Section 3 में उसने 161 से लेकर 165A तक की सारी बातें बताई थी, और any offence punishable under Section 5। Section 5 में उसने 5(1) में A, B, C, D और E का बता दिया था। ठीक है, without an order of a magistrate of the first class or make an arrest therefore without a warrant। ठीक है, सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेस मैंशनड हैं और सेक्शन 5 में जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं 5(1) A, B, C, D, E में उन्होंने बताया था, और 2 में पनिशमेंट बता दी थी। उन्होंने कहा है कि इससे वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का बंदा जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के बग़ैर इसको वारंट नहीं लेगा, विदाउट वारंट इसको अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसमें याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, राइट। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का कंसेप्ट बेसिकली ये दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नोट फिर वो दे रहे हैं द फॉलोइंग 2 सेक्शंस 5B एंड 5C विच वर एडेड बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वेस्ट पाकिस्तान अमेंडेड ऑर्डिनेंस 1960 आर एप्लीकेबल टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, वो थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहा है उसको कि 5B और 5C जो है वो किसके ऊपर होगा। लेकिन अभी आप फ्रेश एक्ट अगर किसी के पास कोई बुक होगी तो जी जो नोट है ये उन बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है, जो अब नए लॉज नए प्रिंट हो रहे हैं उसमें प्रोवाइडेड नहीं है ये। अब हम आते हैं 5B पे। B बताएं, B फॉर बताएं, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, बताएं कि वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, when the provincial government on receipt of information and after making such inquiries as it may deem necessary। provincial government को लगा कि provincial government को कोई इन्फॉर्मेशन मिली और provincial government को लगा कि इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। is satisfied that there is person to believe that any public servant or any other person on his behalf is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known sources of income of such public servant, it may by order require such public servant or other person to furnish in the prescribed manner and within the prescribed time
a statement of his property and liabilities and such information relating thereto as may be required by the order। ठीक है, अब इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगा कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कि इसके जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े से और टाइप के लगते हैं, जितनी इसकी जो ओहदा है, जितनी इसकी सैलरी होती है उस हिसाब से इसका घर बार, बच्चे बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, गाड़ी बड़ी महंगी रखी हुई है। तो गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट की और उस पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर किया कि आपके पास और आपके बिहाफ पे किसी और पर्सन के पास जो जो चीज़ें भी हैं अपने पिक्यूनरी रिसोर्सेज की डिटेल हमें बताएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाकायदा इसके लिए ऑर्डर करती है और उस ऑर्डर में टाइम मेंशन करती है कि लाइक आज अगर फ़र्ज़ करें यकम मई है तो आप 10 मई तक अपने तमाम इनकम की जो स्टेटमेंट है वो हमें जमा कराएं अगले 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट 5B(2) क्या कहता है? इफ़ सच पब्लिक सर्वेंट और पर्सन, दो क्यों उन्होंने कहा है? पब्लिक सर्वेंट तो वही वाला हो गया जिसको डेफिनेशन में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और पर्सन कौन सा वाला बंदा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? जो उस पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे किसी और के पास अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो, लेकिन है वो उसी पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है। तो upon being so required by an order under subsection 1 fails to furnish the statement or information or furnishes a statement or information which he knows or has reasonable cause to believe to be false or not true in any material particular। ठीक है। अब वो पब्लिक सर्वेंट या जो पर्सन है वो ऐसी या तो वो फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन फर्निश करने में, या ऐसी इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है जो जिसके बारे में उसको पता है कि ये सच्ची नहीं है बातें, ये मैं झूठी इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। या फिर बी में कहता है और मेक्स इन एनी बुक अकाउंट रिकॉर्ड डिक्लेरेशन रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट विच ही रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 टू फर्निश एनी स्टेटमेंट विच ही नोज और हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव to be false or not true in any material particular, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, shall also be liable to fine। ठीक है। अब जनाब उसको होगी सज़ा, और ये भी 3 years अब चेंज हो गई है, अब ये मिनिमम 5 years है और 5 to 10 years है। ठीक है। अब अपनी बुक्स में इसको आप लोग भी ठीक कर लें। तो जो सज़ा मिलेगी अब उसको 5B एसेट्स को डिक्लेयर ना करने पर फेल हो गया है 2A में, या फिर उसने गलत रिकॉर्ड दे दिए, अकाउंट बुक्स वगैरह गलत जमा करवा दिए हैं, या फिर जमा करवा ही नहीं रहा, या उसके पास रीज़नेबल कोई बात ही नहीं है, या जमा करवाया उसे पता चला कि वाकई जो उसके एसेट्स हैं वो तो इसके नॉन सोर्सेज से वाकई गलत है। तो फिर क्या होगा? उसको सज़ा मिलेगी जो होगी 10 years बट नॉट लेस दैन 5 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है। इसको यहाँ पे आप ऐड कर लें, 10 years बट नॉट लेस दैन 5 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक हो गया। तो ये वाली इसकी सज़ा है 5B में। 5C कहता है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। अब उनका क्या होगा? अब उसने जो 5B में बताया था चीज़ों के बारे में, एसेट्स के बारे में, तो वहाँ अलग सज़ा दे दी। अब उसके पास प्रॉपर्टी कोई ऐसी है जो उसके नॉन सोर्सेज से डिसप्रोपोर्शनेट कर रही है, तो अब यहाँ पे भी उसके लिए सज़ा है। अब बेसिकली जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है ना, आप कोई भी पाकिस्तान का लॉ उठा के देख लें तो प्रॉपर्टी भी 7 forfeit हो जाती है। इस सेक्शन में भी आप यही वाली बात देखेंगे। 5C कहता है any public servant who has in his possession any property movable or immovable either in his own name or in the name of any other person which there is a reason to believe to have been acquired by improper means and which is proved to be disproportionate to the known sources of income of such public servant shall, if he fails to account for such possession to the satisfaction of the court trying him, be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years and with fine। इसको हम देख लेते हैं, इसकी जो पनिशमेंट अब है वो कितनी है। Be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years but not less than 5 years। ठीक है। इसको भी आप ठीक कर लें। इसमें जो पनिशमेंट है 5C की पहली जो पनिशमेंट दी हुई है वो है 10 years but not less than 5 years, and on such conviction the property found to be disproportionate to the known sources of income of the accused by the court shall be forfeited to the government concerned। ठीक है। तो जो कौन सी कंसर्न गवर्नमेंट इन्होंने क्यों लिखा हुआ है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट कंसर्न क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी तो उसने वो वाला काम किया हो सकता है ना। तो जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होगी उसी के वाली चीज़ें उस गवर्नमेंट के नाम पर फॉरफिट हो जाएंगी। ठीक है। नंबर 2 कहता है द रेफरेंस इन सबसेक्शन 1
to property acquired by improper means shall be construed as a reference to property acquired by means which are contrary to law or to any rule or instrument having the force of law or by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation within the meaning of the Contract Act 1872. ठीक है, अच्छा कभी कभी पढ़ाते हुए वो थोड़ा लफ्ज़ इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए माजरत। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का वर्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझसे गलत बोला गया था। तो विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, उन्होंने सिंपल बता दिया कि अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉर्जन, कफम का कंसेप्ट जो आप पढ़ते हैं CUFMM वाला कंसेप्ट, तो उसके हवाले से उसने बता दिया कि रेफ़र कर दिया 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वही वाले मीनिंग्स यहाँ पे कंसीडर होंगे। सेक्शन 6 रिपील, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आसान। जो सेक्शन रिपील होता है उसको याद नहीं करना पड़ता, बस आपको ये याद रखना पड़ता है कि ये रिपील है, ठीक है। सेक्शन 7 एक्यूज पर्सन टू बी कम्पिटेंट विटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुलजिम अपने लिए या दूसरे मुलजिमान के लिए कोई भी एक कम्पिटेंट विटनेस कंसीडर हो सकता है। वो अपने अगेंस्ट भी बाज़-औक़ात इंसान को खुदा खौफी हो जाती है और वो कह देता है नहीं जी मैं माफ़ी तलाफ़ी कर लूँ दुनिया में ही, तो वो अपने लिए भी गवाही दे सकता है अब, और वो उसके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकती है, और अपने किसी साथी मुलजिम के अगेंस्ट भी गवाही दे सकता है, लेकिन वो कम्पिटेंट विटनेस कंसीडर होगा, ठीक है। और इसमें एक बात और है कि विटनेस ना, ये जो मुलजिम है ये ख़ुद भी रिक्वेस्ट कर सकता है गवाही देने के लिए, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये कहते हैं जनाब, एनी पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 161 और सेक्शन 165 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड और अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। अब सब आपने देखा था 5(2) में सज़ा दी हुई थी 5(a) वालों के अगेंस्ट। ऑफ दिस एक्ट शेल बी अ कम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूव ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, ठीक है। अब वो अकेला चार्ज हो रहा है या उसके साथ कोई और मुलजिमान भी चार्ज हो रहे हैं, तो वो अगेंस्ट अपने खिलाफ भी और दूसरे लोगों के खिलाफ भी गवाही दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट ही शेल नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट, शेल के साथ है, जब तक वो खुद रिक्वेस्ट नहीं करता उसको गवाही देने के लिए नहीं कॉल किया जाएगा। बी कहता है हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शेल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट्स बाय द प्रोसिक्यूशन और गिव राइज टू एनी प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिमसेल्फ और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल। अब देखिए तीसरी जगह प्रिजम्पशन आ गई। कहाँ कहाँ आपने प्रिजम्पशन पढ़ी थी, इसको रिकॉल करें, लॉ को दोबारा पीछे जाके देखें। आपने सेक्शन 4 में पढ़ा था, सेक्शन 5 में पढ़ा था, आप सेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं प्रिजम्पशन, ठीक है। 5(3) में, 4 में, 5(3) में और 7 में पढ़ रहे हैं आप प्रिजम्पशन। अब अगर आपसे प्रिजम्पशन के मुतालिक सवाल पूछा जाए तो आप आराम से चुन चुन के तीनों जगह से 5 नंबर का नोट भी दे सकता है PPSC वाले, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट ही कहता है ही शेल नॉट बी आस्क्ड इफ ही आस्क्ड shall not be required to answer any question tending to show that he has committed or been convicted for any offence other than the offence with which he is charged or is of bad character, ठीक है। अच्छा जनाब, करेक्टर वैसे भी आप देखते हैं QSO में 66, 67, 68, 69 में वो कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स में वैसे ही जो उसका बैड करेक्टर है वो इररेलेवेंट होता है अनलेस अनटिल के उसकी प्ली ना ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फ़ायदा दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि वो करेक्टर रेलिवेंट बन जाएगा और उसका झूठ बोलना अगर वो एविडेंस के लिए आया है लेकिन एविडेंस आके झूठी दे रहा है तो अब वो रेलिवेंट बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसको, अनलेस उसने लिखा ना सी के बाद, तो अनलेस यानी कि एक कदगन लगा रहे हैं यहाँ पे। रोमन 1 में लिखा हुआ है द प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड और बीन कन्विक्टेड फॉर सच ऑफेंस इज एडमिसिबल एविडेंस टू शो दैट ही इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच ही इज़ चार्ज, ठीक है। तो जो उसने ऑफेंस किया था वो एविडेंस जो उसने दिया है वो एडमिसिबल अगर है तो ठीक है। नंबर 2 कहता है ही हैज़ personally or by his pleader asked questions of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character or the nature of conduct of the defense is such as to involve imputations on the character of the prosecutor or of any witness for the prosecution, ठीक है। अब देखें उसने ऐसे अभी कोई काम अगर किए हैं कि वो अपनी ही बात को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि जनाब मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया। और जब भी आप देखते हैं QSO में भी ये बेसिक बातें लिखी हुई हैं सारी अंडर आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है कि अगर वो अपने ही गुड करेक्टर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसके रिबटल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आ सकती है, ठीक है। या फिर प्रोसिक्यूटर के करेक्टर को या किसी और विटनेस के करेक्टर को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अब प्रोसिक्यूशन हो सकती है इस मुलजिम के अगेंस्ट जिसने खुद रिक्वेस्ट की है अंडर 7A कि मैं 7 सबसेक्शन A कि मैं खुद एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और फिर 3 में कहता है ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद द सेम ऑफेंस, ठीक। और अगर उसने कोई ऐसा
ऐसी एविडेंस दी है जो कि दो लोग इकट्ठे मिलके इन्होंने कोई ऑफेंस किया था, और आप जहन में रखिएगा इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ऐसे मुलजिम को फिर ट्रीट किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 पर। और उम्मीद है कि मैंने कोशिश वैसे की है आपको बहुत अच्छे से समझा लूँ और डिटेल बता दी है, जहाँ MCQs पॉसिबल थे वो भी आप लोगों को बता दिए हैं। प्रिजम्पशन 3 जगह प्रोवाइडेड है इसमें, वो भी बता दिया है। टोटल 7 सेक्शन है और 7 सेक्शन में से 6 जो है वो रिपील है, और बाकी सेक्शंस 1 वर्ड हम एक दफ़ा देख लेते हैं। पहला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, 2 है इंटरप्रेशन, नंबर 3 है ऑफेंसेस 161 एंड 165 के कॉग्निजेबल होंगे। सेक्शन 4 कहता है प्रिजम्पशंस के हवाले से, सेक्शन 5 डील करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के हवाले से, और 5A में उसने बता दिया है, 5(1) में उसने बता दिया ABCDE वाले जो ऑफेंसेस किए जाएंगे वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाएंगे। और फिर 5(2) में वो बताता है कि उसकी सज़ा होगी, और 5(3) में वो बताता है कि प्रिज्यूम क्या किया जाएगा। 5(4) में बताता है कि जो पब्लिक सर्वेंट इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट कोई और अगर प्रोसीडिंग्स करनी है तो वो भी की जा सकती हैं। 5A में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, 5B में एसेट्स की डिक्लेरेशन है, और 5C में बताता है कि अगर किसी ने कोई प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी रखी हुई है तो वो जो है फोरफिट हो जाएगी रेलिवेंट गवर्नमेंट के नाम पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 रिपील था, और 7 में बताया कि एक्यूज पर्सन एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है इस तरह के केसेस में। तो थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ना, जब आप, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, इसमें आपको इसके कुछ और हिस्से भी मिलेंगे। द पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 का भी इसमें है। फिर पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं 2014 के। ये 3 चीज़ें प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो प्रोसिक्यूशन के सिलेबस में लिखा हुआ है करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक हो गया द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, ये तैयार हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्दी विद इन अ डे और 2 बना लूँगी और यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूँगी। वो होगा द पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961, और उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर होगा जो होगा पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2014 के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो इसमें से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दें PPSC वाले, या शॉर्ट क्वेश्चन दे दें MCQs की फॉर्म में, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला लॉ 100% तैयार होगा। थैंक यू सो वेरी मच। नाहिद कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।